गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट किस तरह से उनमें प्रॉपर्टीज़ जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी डेट्स मीन लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो किस तरह से चेंज होंगी। तो सबसे पहले तो हम आपको डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएंगे। अगर हम 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स के बारे में बात करें, 3D सीरीज़ एलिमेंट्स के बारे में, तो आप जानते हो कि इसका फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम है। स्कैंडियम 21 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं Ar3D14S2 होता है। इसमें ये जो D का इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं जो कि D सब शेल में जा रहा है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है आपका टाइटेनियम। इसका एटॉमिक नंबर 22 है और 22 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे Ar3D2 4S2। तो इसमें ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो D में जा रहे हैं, हम इनको एक बार बॉक्स के फॉर्म में बना के दिखा देते हैं आपको। ये है आपका D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 3D1 लिखने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। उसी तरह से जब हम 3D2 लिखेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने ऊपर लिखा हुआ है और हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो 3D2 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम वैनेडियम की बात करें, वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी Ar3D3 4S2। सो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड होंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और किस तरह से होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने फिलअप करके बताया है, तो मैं इसी पे आपको बता देता हूँ। अगर हम इसको रब कर देते हैं यहाँ पे तो ये आपका बन जाएगा 3D3 का 1, 2 and 3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्रोमियम। क्रोमियम एक स्पेशल केस है, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है और जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Ar3D5 लिखा जाता है, 4S1 लिखा जाता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको रब करके आपको दिखा रहे हैं कि अगर हम बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं 3D5 और ये हो गया 4S1, तो 1, 2, 3, 4, 5 और S में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड देख रहे हैं? ये सारे के सारे अनपेयर्ड हो गए हैं। दैट्स मीन 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए हैं, जिसमें D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए यहाँ पे 23 पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और 3 के बाद डायरेक्ट 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब इसके बाद आता है मैग्नीज़। मैग्नीज़ का एटॉमिक नंबर 25 है और जब हम 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे Ar3D5 4S2 और इसमें ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
आपके आएंगे। ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम अगर मैग्नीज की बात के बाद आयरन के लिए आते हैं, Fe। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हैं तो आप क्या देखते हैं, Ar 3d6 4s2। और इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे तो आप देखेंगे D6 होने की वजह से 3d6 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड हो पाएंगे। 4s2 ये पेयर है। मीन्स ये है कि हमने क्या देखा। अब मैं आगे के और भी एलिमेंट्स लिखे देता हूँ। आयरन के बाद आपका आएगा कोबाल्ट 27, Ar 3d7 4s2। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो D7 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर्ड हो गए। और इसके बाद निकिल 28 में इसी तरह से Ar 3d8 4s2। तो 3d8 में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और फिल करेंगे तो 2 अनपेयर्ड आ जाएंगे। उसके बाद कॉपर 29, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल होता है। Ar 3d10 4s1। D में इसमें अनपेयर्ड नहीं होता है, लेकिन S में अनपेयर्ड होता है 1 इलेक्ट्रॉन। और जिंक लास्ट एलिमेंट इस सीरीज़ का जो है वो जिंक है। और जिंक 30 Ar 3d10 4s2 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहले बढ़ते हैं। एक बार मैं सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बता देता हूँ आपको। लेफ़्ट टू राइट जाने पे जैसे हमने लिया स्कैंडियम तो 1 अनपेयर्ड, टाइटेनियम 2 अनपेयर्ड, वैनेडियम 3 अनपेयर्ड, क्रोमियम 6 अनपेयर्ड। 6 के बाद मैग्नीज 5 अनपेयर्ड। इसके बाद आयरन 4 अनपेयर्ड, कोबाल्ट 3 अनपेयर्ड, निकिल 2 अनपेयर्ड, कॉपर 1 अनपेयर्ड, जिंक 0 अनपेयर्ड। आप क्या देख रहे हैं, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिडिल तक आने पर बढ़ते हैं, यानी 1 2 3 6। फिर इसके बाद डिक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं और लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। यहाँ पे डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी डी में है, डी डी डी। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कॉपर में, कॉपर फर्स्ट या कॉपर ग्राउंड स्टेट के केस में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अभी कॉपर को हम ग्राउंड स्टेट पे तो ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे, लेकिन कॉपर जब फर्स्ट बनाएंगे या कॉपर सेकंड बनाएंगे तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जब डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसकी वजह से कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। लेकिन जिंक के केस में, जिंक में आप देख रहे हैं एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और Zn+1 में अगर करेंगे तो S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और Zn+2 करेंगे तो भी S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि Zn+1 या Zn+2 दोनों ही आपका
डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं क्रिएट कर पाएंगे और जिसकी वजह से जिंक को कभी भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी दैट इज वन इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक size or you can say atomic radii. Atomic radii means the distance between the nucleus and the last shell of the any atom. This is nucleus, suppose this is the last, this distance is called the atomic radii and the size of atom depends upon the atomic radii. What is the trend when we move from left to right in the periodic table? जब हम periodic table में D ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, कैसे वो एटॉमिक रेडियाई वेरी करेगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको स्टूडेंट ये समझना है इसमें। When we move from left to right in the atomic in the 3D elements, साइज़ ऑफ द एटम डिक्रीजेज। ये आपने पहले भी 9th क्लास में 10th क्लास में भी पीरियडिक ट्रेंड में पढ़ा है कि जब भी हम पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है और एटॉमिक साइज़ आपका जो डिक्रीज़ करता है वो क्यों करता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है और नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट में मूव करते हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो साइज़ डिक्रीज़ करता है 3D सीरीज़ में अगर हम देखें तो जो आपका ट्रेंड है जो बताता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड द डिक्रीज इन द साइज आफ्टर मिडवे विल बी स्मॉलर। मीन्स बीच में पहुंचने के बाद जब आप स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम और ये मैग्नीज तक पहुंचते हैं, यहाँ तक तो साइज़ तेज़ी के साथ डिक्रीज़ करता है, लेकिन उसके बाद आफ्टर मिड वे द डिक्रीज़ इन द साइज़ विल बी स्मॉलर, यानी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ करता है। थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ करने का मतलब यहाँ से जब स्कैंडियम से टाइटेनियम में जाएंगे आप तो तेज़ी के साथ इंक्रीज़ करेगा, ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा कम होगा। लेकिन जब मैग्नीज़ या उसके बाद आप चलते हैं, उसके बाद मैग्नीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, इनके बारे में जब आप पहुंचते हैं तो कोबाल्ट और निकिल के पास जब आप पहुंचते हैं तो आप क्या देखते हैं कि साइज़ बहुत ही कम डिक्रीज़ कर रहा है या ना के बराबर डिक्रीज़ कर रहा है। एटलीस्ट इसमें कोबाल्ट और निकिल का जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है और कोबाल्ट और निकिल इसमें सबसे छोटे, जनरली तो निकिल सबसे छोटा माना जाता है, सबसे छोटे हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द सीरीज लिटिल बिट इंक्रीज इन द साइज, और जब हम एंड की तरफ पढ़ते हैं सीरीज़ में, दैट्स मीन अगर हम कॉपर और जिंक की बात करें तो इनके साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। मीन्स ये है कि सपोज़ कीजिए ये मेरा स्कैंडियम है, स्कैंडियम से आप नीचे आएंगे टाइटेनियम, और टाइटेनियम से वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज़, फिर ये साइज़ बिल्कुल हल्का हल्का कम होगा और निकिल के बाद हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब हम शुरुआत में मिडिल की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं, यानी कि ऑर्बिटल में जो फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, ये केस तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से साइज़ में डिक्रीज़ होना कंपल्सरी है। न्यूक्लियर चार्ज उतना ही बढ़ता जाता है और अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियर चार्ज एंड
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता जाता है। लेकिन जब इसके बाद हम आगे आते हैं तो आप देखते हैं कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, और फिर इसके बाद आयरन में यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाती है। जब आयरन में यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाती है तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो पेयर बना दिया आपस में रिपल्सन शुरू हो जाता है। रिपल्सन शुरू होने की वजह से जो अट्रैक्शन सेंटर की तरफ चल रहा था, यानी ये खुद ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया इनमें रिपल्सन होने लगा, तो न्यूक्लियस के तरफ से जो अट्रैक्शन था वो कम होने लगता है। और अनपेयर्ड और पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। पेयर होने की वजह से कुछ रिपल्सन और ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से साइज़ डिक्रीज़ तो होता है लेकिन कम डिक्रीज़ होता है। फिर जब आप देखते हैं कि एक पेयर और आ जाता है, कोबाल्ट के केस में बता रहे हैं, तो 2 पेयर 3 अनपेयर्ड यानी रिपल्सन थोड़ा सा और बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी अट्रैक्शन 3 इलेक्ट्रॉन पे हो रहा होता है तो साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ करता है। लेकिन जैसे ही एक निकल की कंडीशन आती है यानी 3 पेयर 2 अनपेयर्ड, तो साइज़ का डिक्रीज़ होना ख़त्म हो जाता है क्योंकि रिपल्सन का सोर्स ज़्यादा हो जाता है। और फिर उसके बाद कॉपर में तो आप जानते हैं कि ये कंडीशन आ जाती है, S1 आ जाता है, और जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो स्टेबिलिटी को पाने की वजह से लिटिल इंक्रीज़ इन द साइज़। सो डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द D block element, atomic size decreases and the decrease in the size after midway will be smaller, and end of the series little increase in the atomic size. What is the explanation? I have given the explanation about the atomic size. Okay students, so students अब हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। टॉप टू बॉटम की मीन्स जब हम जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम ये 3D का एलिमेंट है, 4D का पहला एलिमेंट जो स्कैंडियम के नीचे आएगा उसको हम बोलेंगे एट्रियम। उसके बाद आपका 5D का जो एलिमेंट है लैंथानम, और 6D का जो एलिमेंट है वो आपका हुआ एक्टिनियम। मीन्स अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें तो जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। अगर हम सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका सेकेंड एलिमेंट आता है टाइटेनियम, और यहाँ पे आता है जिरकोनियम Zr, और ये आपका 6D में आएगा हॉफनियम। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जिरकोनियम टाइटेनियम का साइज़ छोटा, जिरकोनियम का बड़ा, और हाफनियम का साइज़ और बड़ा होना चाहिए। लेकिन हम ये ऐसा यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो 5D के एलिमेंट्स का साइज़ 4D के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे ये देखा गया कि 5D के एलिमेंट्स का साइज़ 4D के एलिमेंट के साइज़ के या तो बराबर है या बहुत थोड़ा सा बड़ा है या कि छोटा है कहीं कहीं पे। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं कि 5D का साइज़ छोटा क्यों हो सकता है, इसका रीज़न क्या है? इसका नंबर होता है 57 और इसका नंबर होता है 72। तो इसके बीच में जो 14 एलिमेंट्स हैं वो 14 एलिमेंट्स का गैप है। उन 14 एलिमेंट्स के गैप होने की वजह से जब हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको देखते हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका साइज़ यहाँ पे छोटा हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, ऑन मूविंग फ्रॉम टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ को बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम जब ये बताएंगे कि साइज़ ऑफ द 5D एलिमेंट्स
will be smaller than the 4D elements. Why it is? It is due to the gap of the 14 elements that will be called the lanthanoid contraction. So finally we can say on moving from left to right size will decrease, and on moving from top to bottom size will increase, but the element of the 5D and 6D are having the similar or smaller size than 4D element. It is due to lanthanoid contraction. Okay students,